7 साल पहले इस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो हमेशा अंधेरे से ढकी रहती थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं वहां एक आत्मा बसती थी जो कभी चैन से नहीं सोई। आज भी हवेली से चीखों की आवाजें आती हैं, मानो कोई इंसान वहां अब भी दर्द में तड़प रहा हो। लेकिन क्या वो इंसान है या फिर कुछ और? क्या आप इस भयानक रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद छीन लेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको आपकी कल्पनाओं से परे ले जाएगा, एक ऐसी दुनिया में जहां मौत भी डर से कांपती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नए घर में हम आज पूरे परिवार के साथ आए। मेरे पिता पूजा पाठ और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, इसलिए बिना पूजा किए ही गृह प्रवेश करना पड़ा। हमारे परिवार में कुल 6 लोग हैं। पिता, माँ, दादाजी, दादी जी, मेरा भाई विवेक और मैं विकास। मेरे दादाजी पुलिस में कांस्टेबल थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि मेरे पिता हाई कोर्ट में वकील है। पहले हमारा घर बहरामपुर में था, लेकिन पिता की असुविधा के कारण हमने यह नया घर खरीदा है। दत्तापुर से आधे घंटे की दूरी पर स्थित इस घर का पता मेरे पिता को उनके दोस्त से मिला। पिछले मालिक के बाहर जाने के कारण उन्होंने यह घर बेचना चाहा और हमें यह 2 मंजिला मकान कम कीमत में मिल गया, इसलिए पिताजी ने इसे छोड़ने का विचार नहीं किया। आज हम यहां आ गए। आसपास का माहौल भी अच्छा है, घरों के बीच काफी दूरी है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। मुझे तो यहां बहुत अच्छा लग रहा था। रात में अचानक ठक ठक की आवाज से मेरी नींद खुल गई। अध खुली आंखों से देखा कि मेरा भाई खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ कर रहा है। हमारा यह कमरा दूसरी मंजिल पर है और मैं और विवेक एक साथ रहते हैं। मैंने लाइट का स्विच दबाया जो बिस्तर के पास ही था। देखा कि विवेक खड़ा था और अचानक किसी चीज में फंस जाने की तरफ पलटा। मैंने कहा, अरे क्या कर रहा था अंधेरे में वहां? वो बोला, कुछ नहीं, बस बाहर देख रहा था। मैंने कहा, ठीक है, सो जा। और मैं भी यह सोचकर सो गया कि नई जगह है, ऐसा हो सकता है। अगले महीने से विवेक का स्कूल शुरू होगा और मेरा कॉलेज भी, इसीलिए इस महीने का समय घर में अच्छे से बिताने का मौका मिल जाएगा। सुबह नाश्ते की मेज पर बैठते ही मां ने कहा, मान लिया कि कल बहुत लंबी यात्रा थी, पर क्या तू टीवी बंद नहीं कर सकता था? मुझे तो जैसे आसमान से गिरा दिया गया। मुझे ठीक से याद है कि मैंने टीवी बंद करके ही सोने गया था, फिर भी मैं चुप रहा। गलती तो हो ही सकती है। पूरा दिन मैंने घर के आसपास देखा, लेकिन एक बात बहुत अजीब लगी। इतने सारे पेड़ होने के बावजूद आसपास एक भी पक्षी नहीं था। दूर के पेड़ों पर पक्षी बैठते थे, लेकिन इस घर के आसपास कोई नहीं था। शाम होते ही घर में बाहर से ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा था, एक अजीब सा माहौल। रात का खाना खाकर जब सोने गया तो लाइट जलाते ही ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की से हटकर चला गया। थोड़ी घबराहट हुई, कहीं चोर तो नहीं। तुरंत जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम हो। मैंने विवेक को सोने को कहा और मैं भी सो गया। रात में हा 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 ही की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। विवेक तो गहरी नींद में सो रहा था, फिर यह आवाज किसकी थी? मैंने सोचा शायद नींद में गलती से सुन लिया हो और फिर सो गया। सुबह रसोई से शोर सुनकर मेरी नींद खुली। जाकर देखा कि रसोई में सब कुछ बिखरा पड़ा था। 2 बाल्टियां पानी फर्श पर फैली थीं, मसाले और आटा बिखरा पड़ा था और आटे पर एक पांव का निशान दिखा जो धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस हालात में मुझे कोई समझेगा नहीं, उल्टा डांट पड़ेगी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने कुछ गलत नहीं देखा था। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, पिछली बातें याद आ रही थीं। अचानक मैंने देखा कि विवेक दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा था और किसी को चुप रहने का इशारा कर रहा था। मैं भी उसके पीछे गया, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। उसे ढूंढते हुए मैं घर के बाहर पहुंचा, लेकिन वह कहीं नहीं था। इधर उधर देखते हुए मुझे उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो वह छत की दीवार पर खड़ा था। मैंने जोर से चिल्लाया, विवेक नीचे आ, गिर जाएगा।
उसने मेरी ओर एक बार हंसते हुए देखा और मेरे शरीर में एक ठंडी हवा दौड़ गई और फिर विवेक ने छलांग लगा दी। मैं विवेक विवेक चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ा। नई जगह पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं बिस्तर पर था। मां, पिता, दादा और दादी मेरे पास बैठे थे। मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा था। मां ने पूछा, क्या हुआ था बेटा? रात में इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? जब हम बाहर निकले तो तुझे आम के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। मुझे रात की सारी बातें याद आने लगी। मैंने मां से कहा, भाई को छत से कूदते हुए देखकर मैं दौड़ता हुआ बाहर गया। फिर अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद कुछ याद नहीं। मां की आवाज ने मुझे वापस सोच से बाहर निकाला। सब लोग मेरी बातें सुनने का इंतजार कर रहे थे। मैंने रात की सारी बातें बता दी। पिता को सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और बोले, क्या तू नशा कर रहा है? नशे को छिपाने के लिए ये कहानियां बना रहा है और अपने छोटे भाई की मौत की बातें कर रहा है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तक मैंने अपने भाई को नहीं देखा था, लेकिन जब उसे देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बिस्तर से उठकर उसे गले लगाने लगा और रोने लगा। पिता ने कहा, यह नाटक बंद कर, अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए, और गुस्से में बाहर चले गए। उसी वक्त मेरे भाई ने अजीब आवाज में मेरे कान के पास आकर कहा, मुझे बस एक दिन और दे, फिर तेरा भाई हमेशा के लिए मेरे साथ चला जाएगा। हा हा हा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, तू मेरा भाई नहीं है। दादा ने उसे पकड़ लिया, वरना वो टेबल से टकरा जाता। माँ, दादा और दादी ने मिलकर मुझे डांटा। मैंने उनके सामने भाई की अजीब बातें बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वे सब भाई को लेकर चले गए, लेकिन जाते वक्त मेरे भाई की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। मैं सोचने लगा, क्या कोई 10 साल का बच्चा इतना हिंसक हो सकता है? आज रात मैं अकेला था। भाई दादा दादी के साथ सो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। मैं चिल्लाने ही वाला था कि किसी ने मेरा मुंह दबा लिया और कहा, चुप रहो, मेरे साथ चुपचाप चलो। दादा मुझे लेकर हमारे छोटे से मंदिर में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, बेटा, तूने जो देखा वो सच था। वो हमारा भाई नहीं है, वो कोई और है। अगर मैं बाहर नहीं जाता तो वो मुझे भी मार डालता। मैंने पूछा, तो दादी कहां है? आपने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? दादा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, तेरी दादी अब नहीं रही। वो रात में रसोई से कुछ गिरने की आवाज सुनकर उठी। वापस जाते वक्त देखा कि तेरा भाई उनकी गर्दन दबा रहा था। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 साल के बच्चे की ताकत के आगे हार गईं। धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गईं। मैं और दादा उस रात मंदिर में ही रुके। सुबह होते ही दादा ने कहा, बेटा, बाहर जाकर किसी से बात कर, हमें तेरे भाई को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा और वहां के लोगों से घर की बातें बताईं। एक व्यक्ति बोला, तुम लोग उस घर में क्यों गए? वो माली चुड़ैल का ठिकाना है। मैंने उसके पैर पकड़कर कहा, काका, कोई उपाय बताओ, मेरा पूरा परिवार खतरे में है, कृपा करो। वह बोले, चल मेरे साथ, सिद्धू पंडित इसका हल करेंगे। वह मुझे एक काली मंदिर में लेकर गए। वहां एक बुजुर्ग गेरुए कपड़े पहने हुए, ठीक मेरे दादा की तरह दिखने वाले व्यक्ति पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था, जिसने मेरे बेचैन मन को शांति दी। अचानक उन्होंने पूजा रोक दी और मेरी ओर देखकर बोले, रुको, मां का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन देर हो चुकी है, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वे कैसे समझ गए कि मैं उनसे मदद मांगने आया हूं? उन्होंने फिर कहा, इतना मत सोचो, मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलो, मैं तैयार हूं। मैं पंडित जी को लेकर घर की ओर निकला, लेकिन वो व्यक्ति डर के मारे साथ नहीं आया। रास्ते में सिद्धू पंडित ने कहा, इस माली चुड़ैल की मौत बहुत दर्दनाक थी। आज वह पिशाच बन गई है, लेकिन कभी वह एक अच्छी गृहिणी और एक मां थी। उसका जीवन बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन। मनीषा, ओ मनीषा, क्या हुआ? सुन रही हो?
अब और देर हो रही है, निर्मल बस आने ही वाला होगा। अरे कहां चली गई हो तुम? यहां हो क्या? और देखो, मैं सारा घर खोज चुका हूं। देखो, मैं कह रही हूं कि अंदर मत आओ, जाओ कमरे में, मैं सब सहेज कर आ रही हूं। अरे ये कैसी बात है? तुम्हारे पति रमेश गुप्ता एक बड़ी कंपनी के अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सिर्फ अपनी ही कंपनी का नहीं बल्कि कई और कंपनियों के कोनों में भी घुस जाते हैं, वो साधारण से किचन में नहीं आ सकते? ये कैसा इंसाफ है? देखो, मैं तुम्हारी किसी चीज में दखल नहीं देती हूं, तो तुम भी मेरे किचन के मामले में कुछ मत कहो। मेरी दादी कहा करती थी कि लड़कों को किचन में नहीं आना चाहिए, समझे खाता बाबू? मनीषा मजाक में रमेश को खाता बाबू कहकर बुलाती थी। रोजाना की तरह उनकी सुबह इसी मीठी नोकझोंक में गुजरती थी। ये लो, तैयार है टिफिन, समय पर खा लेना, और हां, प्रेशर की दवा लेना मत भूलना। मनीषा, एक बात पूछूं? हम पूछो। क्या तुम्हें कभी मन ही मन अफसोस नहीं होता? हमारे बीच लगभग 15 साल का फासला है। जब हमारी शादी हुई थी तब तुम 17 की थी। तुम मुझसे कहीं बेहतर किसी को पा सकती थी। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं और मैं अब बूढ़ा दिखने लगा हूं। कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस होता है। तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैंने कभी कुछ कहा है? और चाहे जो भी होता, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता था। याद है, जब मेरी रसोई में कोई कमी होती थी तो तुम हमेशा तारीफ करते थे। जब मुझे बुखार होता था तुम पूरी रात जागते रहते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों की आंखें प्यार से नम हो गईं और रमेश ने मनीषा को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। देखता हूं कौन आया है। रमेश दरवाजा खोलने गया। अरे आ गया तू, चल अब चलते हैं। क्या निर्मल आया है? निर्मल रमेश का छोटे काका का बेटा था, जो उसके साथ काम में मदद करता था। फाइलें ले जाना लाना, बैंक के सारे काम करना, सब कुछ निर्मल की जिम्मेदारी थी। वह अपने दोस्त राजा के साथ अलग रहता था। रमेश ने मनीषा और उनके 10 साल के बेटे नील को प्यार किया और फिर निकल गया। मनीषा भी नील के साथ व्यस्त हो गई। शाम को ऑफिस से लौटने पर रमेश ने मनीषा को बताया कि उसे ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। यह पहली बार था जब रमेश को कोलकाता से बाहर जाना पड़ रहा था और मनीषा का मन उदास हो गया। 3 दिन अलग रहने के विचार से वह रो पड़ी। रमेश ने उसे सांत्वना दी कि यह पहली और आखिरी बार होगा और वह फिर कभी नहीं जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खो गए। अगली सुबह रमेश ने विदा ली और निर्मल उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। रमेश ने निर्मल को कुछ खाली चेक देकर कहा कि जरूरत पड़ने पर वो पैसे निकाल सकता है। रात में जब मनीषा अपने बेटे को खाना खिला रही थी और उसे सुलाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मनीषा दरवाजे के पास गई और पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं हूं भाभी निर्मल, जरा दरवाजा खोलो, कुछ जरूरी काम है। मनीषा ने निर्मल की आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। तभी निर्मल और राजा ने उसे धक्का देकर अंदर घुस गए। दोनों नशे में धुत थे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इतनी रात में इस हालत में क्या चाहिए तुम्हें? मनीषा ने गुस्से में पूछा। निर्मल ने जो कहा उससे मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें चाहिए भाभी? हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। भाई की तो उम्र हो गई है, लेकिन हम तुम्हें खुश कर देंगे, कोई कुछ नहीं जानेगा। अब मनीषा डरने लगी थी। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो राजा ने उसका मुंह दबा दिया। दोनों उसे काबू में करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मनीषा पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी नील वहां आ गया और मां मां कहने लगा। निर्मल ने उसे गोद में उठा लिया और उसका गला दबा दिया। नील को बचाने के लिए मनीषा ने उनकी बातें मान ली। उस रात से अगले दिन सुबह तक निर्मल और राजा ने एक एक कर मनीषा की इज्जत तार तार कर दी। फिर उन्होंने मनीषा से एक कागज पर लिखवाया कि वह चरित्रहीन है और राजा के साथ उसके 2 साल से नाजायज संबंध है। नील राजा का ही बेटा है। इसके बाद निर्मल ने मनीषा का गला घोंट दिया और नील का भी गला दबाकर उसकी जान ले ली।
मनीषा अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन निर्मल और राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अंत में मनीषा और नील दोनों को मार दिया गया और मनीषा की लाश को घर के पीछे के पेड़ से लटका दिया। जब रमेश वापस लौटा तो निर्मल ने उसे बताया कि उसने मनीषा को राजा के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। जब मनीषा ने धमकी दी कि वह सब कुछ बता देगी तो निर्मल ने यह कदम उठाया। रमेश ने वह चिट्ठी पढ़ी और टूट गया। इस मौके का फायदा उठाकर निर्मल ने रमेश से संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए और फिर उसकी भी हत्या कर दी। कुछ समय बाद राजा को उसके कमरे के पंखे से लटका हुआ पाया गया और निर्मल को उसी पेड़ के नीचे मृत पाया गया जहां मनीषा की लाश लटकी हुई थी। कितना सुंदर घर बर्बाद कर दिया इन शैतानों ने। अच्छा हुआ जो उनके साथ जो हुआ। ईश्वर जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। मैं मन में यही सब सोच रहा था, तभी दादाजी बोल पड़े, मनीष की अतृप्त आत्मा ने अपना बदला ले लिया है, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। अभी भी उसकी आत्मा अपने बेटे के लिए रो रही है। उसका बेटा तो मर चुका है और हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ दादाजी। क्योंकि तेरा भाई नीरज उसके बेटे का नया जन्म है। आत्मा को पहचान चुकी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्मी कहानी सुन रहा हूं। जैसे ही मैं घर के गेट के पास पहुंचा, देखा दादाजी खड़े हैं। मैंने पूछा, दादी के बारे में तो किसी को नहीं बताया ना? दादाजी ने जवाब दिया, नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है और कोई उन्हें परेशान न करे। जैसे ही दादाजी ने गेट के अंदर कदम रखा, अचानक जोर से हवा चलने लगी, जैसे हमें उड़ा कर ले जाएगी। दादाजी ने कुछ किया और हवा रुक गई। फिर वे मुझे और सिद्धार्थ दादाजी को लेकर घर के अंदर चले गए। पिताजी तो हमें देखते ही गुस्से से आग बबूला हो गए, पर दादाजी ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और सिद्धार्थ दादाजी को अपना दोस्त बताया। माँ रसोई से बाहर आई और हाथ जोड़कर सिद्धार्थ दादाजी को प्रणाम किया और उन्हें बैठने को कहा। सिद्धार्थ दादाजी ने माँ से कहा, अरे बहू, इतने दिनों बाद आया हूं, क्या मुझे तुम्हारी वही अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगी? माँ खुशी खुशी बोली, अभी लाती हूं काका जी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कितने दिनों से परिचित हों, पर माँ ने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ दादाजी ने मेरी ओर देखकर एक बार मुस्कुरा दिया। तभी नीरज कमरे में दाखिल हुआ, फिर वही खतरनाक नजरें, जैसे मुझे खत्म कर देगा। सिद्धार्थ दादाजी उठे और नीरज के पास गए। उसके सिर पर हाथ फिराते हुए मंत्र पढ़ने लगे। नीरज कांप कर जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी ये देखकर चिल्लाने लगे, पर सिद्धार्थ दादाजी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पानी के जग से थोड़ा पानी लिया और नीरज के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद नीरज उठ बैठा और सिर्फ माँ माँ बोलने लगा। माँ अचानक रसोई से बाहर आई और नीरज माँ को देखकर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं माँ, नहीं माँ। अचानक माँ का चेहरा और आंखें बदलने लगी। उसके खुले हुए बाल और लाल आंखें खौफनाक लग रही थीं। सिद्धार्थ दादाजी ने अचानक कहा, मैं तुझे देखते ही समझ गया था कि तू माला है, लेकिन मैंने एक बार और परखने के लिए चाय की बात की थी, पर तूने परिचित जैसा व्यवहार किया और मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया। माँ अब गुस्से में बोली, जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अपने बेटे को ले ही जाऊंगी। पिताजी कुछ कहने जा रहे थे, तभी माँ ने उन्हें जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने कहा, माँ तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी नीरज जोर से चिल्लाया, ये मेरी माँ नहीं है, ये चुड़ैल है। उसने माँ को मार दिया है। बाग्स के पीछे माँ। वह रोने लगा और मैं भी उसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये कि पिताजी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अचानक मनीषा ने नीरज को कसकर पकड़ लिया और कहा, वह सही कह रहा है। तेरी माँ और तेरी दादी को मैंने ही मारा है। तेरे दादाजी अंधेरे में मुझे देख नहीं पाए थे। अब मैं अपने बेटे नीरज को लेकर जाऊंगी। हा हा हा। वह वही खौफनाक हंसी हंसने लगी। सिद्धार्थ दादाजी बोले, अब मैं मंत्र पढ़कर इसका अंत करता हूं। मुझे किसी को मेरे साथ खड़े होकर यह घंटा बजाना होगा।
मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन देखा कि दादाजी पहले ही घंटा बजाने लगे हैं और सिद्धार्थ दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मनीषा चुड़ैल गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसने कमरे की सारी चीजें फेंकना शुरू कर दी। दोनों दादाजी के सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं। माला अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कहा कि वह एक और जान और इस घर को तबाह कर देगी। मैंने देखा कि हालात खराब हो रहे थे, इसलिए मैंने दादाजी का हाथ पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की। तभी दादाजी ने हमें धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और सिर्फ एक करुण चीख सुनाई दी। पूरे घर का नामो निशान मिट गया। मैं, पिताजी और नीरज बच गए। हमारी जान बचाने के लिए सिद्धार्थ दादाजी और दादाजी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद पिताजी ने भगवान की पूजा और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एकदम कम कीमत है, मकान मालिक बाहर जा रहा है, इसलिए इतनी कम कीमत में दे रहा है। वैसे आप लोग कितने लोग हैं? वाह, बहुत अच्छा। हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरा 10 साल का बेटा। रमेश एक खतरनाक मुस्कान देता है। अभी जो आपने सुना वो सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली के उन बंद दरवाजों के पीछे क्या छुपा है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हर चीख, हर आहट उस रहस्य की परतों को और भी गहरा बना रही थी। लेकिन ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या रमेश और उसका परिवार इस खौफनाक हवेली से बच पाएगा, या फिर वो भी उसी स्याह अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे जो सालों से अनगिनत जिंदगियों को निगल चुका है? आपको वो सच जानना है जो इस हवेली के खंडहरों में दफन है। तो तैयार रहिए अगले हिस्से के लिए, जहां हर कदम मौत की ओर ले जाएगा और डर आपके दिल की धड़कनों को थाम देगा, क्योंकि इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं है। जल्द मिलेंगे एक और खौफनाक रात में, जहां रोशनी कम होगी लेकिन डर का साया बहुत गहरा। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप इस डरावनी कहानी का अगला हिस्सा मिस ना करें। क्या आप फिर से इस मौत के खेल में शामिल होने की हिम्मत रखते हैं?